यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। इसमें हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है ये। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सेल ऑर्गेनेलीज में भी पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है? सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। इनमें भी ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज 1, तो इसका काम होता है ये ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो ट्रांसक्राइब करता है हेटेरोजेनस आरएनए, जो कि मैसेंजर आरएनए का प्रीकर्सर होता है, मतलब इसके बिना काम नहीं हो सकता हेटेरोजेनस आरएनए में। और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो ट्रांसक्राइब करता है ट्रांसफ़र आरएनए, और 5 एसआर आरएनए और 1 एसएन आरएनए। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन में हम बोल सकते हैं दोनों तरह के रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन्स भी और इंट्रॉन्स भी। तो इंट्रॉन्स जो होता है वो नॉन कोडिंग रीजन होता है, मतलब वहाँ कोडिंग नहीं होती है इंट्रॉन्स में, और इसलिए इसको कट करके निकाल दिया जाता है। और कट करके निकालने के प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग कहा जाता है। उसके बाद हेटेरोजेनस आरएनए जो होता है इसमें एडिशनल प्रोसेस होता है कैपिंग का, ट्रेलिंग का। तो होता कैसे है, डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं हम। कैपिंग मतलब क्या होता है? अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जो होता है, यानी मिथाइल ग्लूकोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो मिथाइल ग्लूकोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो ऐड होता है 5 डैश वाले एंड पे। तो 5 डैश वाला एंड अगर ध्यान से देखोगे ऊपर वह दिखेगा कैपिंग। तो ये वाला जो कैपिंग है यहाँ पे 5 डैश वाला एंड जो होता है यहाँ पे, ठीक है, हेटेरोजेनस आरएनए का, यहाँ पे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसको ऐड किया जाता है, ठीक है, 5 डैश वाले एंड पे। और टेलिंग क्या होता है? टेलिंग में एडिनोलाइट रेसिड्यू जो होता है उसको बोला जाता है 3 डैश एंड, इस पे ऐड किया जाता है, मतलब 3 डैश वाला जो एंड है यहाँ पे ऐड किया जाता है एडिनाइलेट रेसिड्यू को, ठीक है। इसको याद रखना है, 5 डैश एंड पे किसको ऐड करते हैं और 3 डैश एंड पे किसको करते हैं। तो कैपिंग में 5 डैश वाले एंड पे और ट्रेलिंग पे 3 डैश वाले एंड पे ऐड किया जाता है। कैपिंग में किसको ऐड किया जाता है? एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम है मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको ऐड करते हैं। और टेलिंग में एडिनाइलेट रेसिड्यू को ऐड किया जाता है। ये फुल्ली प्रोसेस करता है हेटेरोजेनस आरएनए को, और जिसको पहले कहा जाता था हेटेरोजेनस आरएनए, अब इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेड आउट होता है न्यूक्लियस में। उसके बाद ये डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं हम जेनेटिक कोडिंग के बारे में कि जेनेटिक कोडिंग कैसे होती है। तो जेनेटिक कोडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट के रूप में होता है। 61 कोडोन्स होता है जो कि कोड करता है एमिनो एसिड्स के लिए, और 3 कोडोन्स वो काम करते हैं एज ए स्टॉप कोडोन्स, मतलब वो कोडिंग बंद करने का काम करते हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? UAG, UGA और UAA। ये 3 चीज़ें हैं जो कोडिंग स्टॉप करने के काम में आता है, जिनके नाम याद होने चाहिए। तो एक कोडोन कोड करता है सिर्फ एक ही अमीनो एसिड्स को, ठीक है। तो इसीलिए जो है कोडोन जो है वो अनएम्बिगुअस होता है और स्पेसिफिक होता है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही वो कोडोन है जो कोड करेगा, और कितने अमीनो एसिड्स के लिए? एक ही अमीनो एसिड्स के लिए कोडिंग करेगा। कुछ अमीनो एसिड्स वो एक से ज़्यादा कोडोन जो होते हैं वो कोडिंग करते हैं, उनको बोलते हैं डीजनरेट हो गया। तो कोडोन जो है वो रीड कहाँ पे होता है? मैसेंजर आरएनए में रीड होता है कॉन्टिग्यूअस फैशन में, और कोई पंचुएशन उसमें नहीं होता है, मतलब कंटिन्यूअस होता है। तो कोड जो है वो यूनिवर्सल है, और AUG जो है उसके 2 काम होते हैं। तो AUG वाला जो कोडोन है ये कोड करता है मिथियोनाइन के लिए, जिसको MET नाम से भी जाना जाता है, और ये एक्ट करते हैं एज ए इनिशिएटर कोडोन। तो अगर कोई पूछेगा इनिशिएटर कोडोन कौन सा है, तो इनिशिएटर कोडोन है AUG, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में बात करते हैं। इसमें एक एंटीकोडोन लूप दिखेगा जो कि बेसिस उसमें बेस होता है एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कोड के बेस में लगा रहता है, और इसमें एक एमिनो एसिड एक्सेप्टर भी होता है जो कि बाइंड होता है एमिनो एसिड्स में। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसलेशन में क्या होता है? इसमें इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। किसका पॉलीमराइजेशन होता है? एमिनो एसिड्स का होता है, और एमिनो एसिड्स जुड़ के क्या बना देते हैं? पॉलीपेप्टाइड।
और उनके बीच में जो लिंक होता है वो कौन सा होता है, एक लिंक के थ्रू होता है वो। ये ऑर्डर और सीक्वेंस एमिनो एसिड्स का उसको बोला जाता है सीक्वेंस ऑफ बेसिस, किसमें, मैसेंजर आरएनए में। तो 20 एमिनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये नेचुरली अकरिंग प्रोटीन सिंथेसिस का काम। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एमिनो एसिड्स जो है वो किससे बनता है, प्रोटीन से ही बनता है। या हम बोल सकते हैं कि एमिनो एसिड जुड़ के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो ये तीनों चीज़ें स्टार्टिंग में अगर देखोगे तो डायग्राम में फर्स्ट क्या था, इनिशिएशन, AUG वाला दिखेगा इसमें। उसके बाद नीचे जो दिखेगा वो ट्रांसफ़र आरएनए। दूसरा वाला पोर्शन जो है वो इलॉन्गेशन है, मतलब वही एक एक जुड़ के लंबा होते जा रहा है। और उसके बाद प्रोटीन और प्रोटीन के बीच में कौन सा, अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा लिंकेज होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। उसके बाद लास्ट वाला स्टेप्स था टर्मिनेशन कोडॉन, मैसेंजर आरएनए पे दिख रहा होगा, वहाँ फिर वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद और कोडिंग नहीं होती है, मतलब स्टॉप कोडिंग भी कह सकते हैं। जो 3 स्टार्टिंग में पढ़ा था स्टॉपिंग कोडॉन, वो काम में आते हैं। वो जब आ जाता है तो उसके बाद फर्दर जो है एमिनो एसिड्स जो है ऐड होना बंद हो जाता है। तो पहला स्टेप क्या था, चार्जिंग होता है ट्रांसफ़र आरएनए का, या फिर एमिनो एसाइलेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए का। यहाँ एमिनो एसिड्स एक्टिवेट होता है किसके प्रेजेंस में, ATP के, जो कि लिंक्ड होता है एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए में। उसके बाद स्टेप्स याद रखो, पहला वाला किस बारे में पढ़ा, इनिशिएशन के बारे में। इसमें राइबोसोम बाइंड हो रहा था कहाँ पे जाके, मैसेंजर आरएनए पे, स्टार्ट कोडोन की तरफ, AUG, जो जिसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, स्टार्टिंग वाला इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा क्या पढ़ा, इलॉन्गेशन फेज। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ जो कॉम्प्लेक्सेस था वो किस चीज़ का बना हुआ था, अमीनो एसिड्स का, और उसके बीच में क्या लिंक्ड था, ट्रांसफ़र आरएनए। तो ये सीक्वेंस जो है बाइंडिंग होने का, ताकि अप्रोप्रिएट कोडोन ही मैसेंजर आरएनए में जा सके और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बन सके राइबोसोमल आरएनए कोडोन के साथ। तो राइबोसोम्स मूव करता है इस कोडोन से दूसरे कोडोन में, किसके साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ, उसके साथ मूव होता है और एमिनो एसिड्स को ऐड होते जाता है एक एक करके, और उसके बाद ट्रांसलेट हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बन जाता है उन एमिनो एसिड्स का। और लास्ट में होता है टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, रिलीज फैक्टर, ये बाइंड होता है स्टॉप कोडॉन, यानी स्टॉप कोडॉन लग गया तो आगे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। उनमें ये 3 नाम याद रहने चाहिए, UA, UAG और UGA। ये ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं और उसके बाद कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड उस राइबोसोम से बन जाता है। तो राइबोसोम का काम क्या होता है, मेनली हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। उसके बाद बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता ही आता है, लैक ऑपेरॉन। तो ये कंसेप्ट ऑफ ऑपेरॉन सबसे पहले जैकब एंड मोनोड ने प्रपोज किया था। ओपेरॉन एक यूनिट है, प्रोकैरियोटिक हमारा जो जीन एक्सप्रेशन है उसका जो सिंगल यूनिट है उसी को बोला जाता है ओपेरॉन। लैक ऑपेरॉन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें ये लर्न करना पड़ता है। एक रेगुलेटर जीन होता है जिसको आई जीन कहा जाता है, एक और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जिसको Z, Y और A का नाम दिया गया है। और आई जीन कोड्स करता है रिप्रेसर, एज ए रिप्रेस करता है लैक ऑपेरॉन में आई जीन मतलब क्या हो गया, रेगुलेटर जीन, ठीक है। और प्रमोटर क्या होता है, वो साइट होता है जहाँ RNA पॉलीमरेज बाइंड होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। और ऑपरेटर ये एक्ट करता है स्विच फॉर ऑपेरॉन, और लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर है। और ऑपरेटर कौन है, वो एक्ट करता है एज ए स्विच ऑपेरॉन के लिए। और जीन Z ये कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, ये याद करना पड़ता है। जीन Y किसके लिए कोड करेगा, परमिएसिस के लिए। और जीन A जो है वो कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, ठीक है। और अगर मान लो लैक्टोज नहीं रहा या इंड्यूसर नहीं रहा, फिर क्या होगा, अगर इंड्यूसर नहीं हुआ या लैक्टोज नहीं हुआ, लैक्टोज की वजह से ही इस ऑपेरॉन वाले का नाम है लैक ऑपेरॉन। अगर मान लो अगर लैक्टोज नहीं रहा तो जो रिप्रेसर जीन है वो IO के साथ कंबाइंड हो जाता है, तो दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ऑपरेटर फिर स्विच ऑफ हो जाता है। और स्विच ऑफ हो गया तो RNA पॉलीमरेज वो ट्रांसक्रिप्शन करना बंद कर देता है। तो RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करना बंद कर देगा तो उसके बाद क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स जो है Z, Y और A ये लैक मैसेंजर RNA और एंजाइम्स बनाना बंद कर देंगे। तो अगर इंड्यूसर प्रेजेंट हुआ या लैक्टोज प्रेजेंट हुआ तो रिप्रेसर जो है वो बाइंड होगा इंड्यूसर के साथ और ऑपरेटर्स फिर से ऑन हो जाएगा। तो RNA पॉलीमरेज याद रखना है, RNA पॉलीमरेज ही स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन को।
ठीक है, बस इतना ही साइकिल याद रखना है, वो पूरी कहानी जो बुक्स में दिए रहते हैं उसको याद नहीं करना है, पॉइंट्स में याद रखो, याद करने में आसानी होगी। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA ये प्रोड्यूस करेगा क्या, मैसेंजर RNA और एंजाइम्स को, जिसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, ये सारी चीज़ें जो है बनती हैं। तो कौन कौन हेल्प करता है, Z वाला हेल्प करेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, Y वाला हेल्प करेगा परमिएज के लिए, और A वाला हेल्प करेगा ट्रांस एसिटाइलेज के लिए हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये वाला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था एक 13 ईयर प्रोजेक्ट है जो कोऑर्डिनेटेड USA में हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, और लेकिन ये कंप्लीट हुआ 2003 में। लगभग 13 साल का प्रोजेक्ट था ये। और इम्पॉर्टेंट गोल क्या होता है HGP का, ये आइडेंटिफाई करता है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से 25,000 जीन्स जो हैं ह्यूमन DNA में, उन सबको ये रिकॉग्नाइज करता है HGP। उसके बाद ये दूसरा क्या जो काम है इसका, ये डिटरमाइन करता है कि सीक्वेंस जो है 3 मिलियन केमिकल बेस पेयर का, जो कि हमारा ह्यूमन DNA बनाता है, इसको पहचानने का काम भी HGP का है। उसके बाद हमारा पूरा डेटाबेस का इंफॉर्मेशन जो होता है वो भी स्टोर करने का काम HGP का है। उसके बाद रिलेटेड टेक्नोलॉजी दूसरे सेक्टर से कौन कौन से आ रहे हैं या जा रहे हैं, इन सब का भी लेखा जोखा होता है HGP के पास। और एड्रेस जो एथिकल है कि लीगल है, सोशल इश्यूज़ है, ये भी अराइज होते हैं इस प्रोजेक्ट के कारण। क्योंकि मान लो अगर हम किसी के जीन्स में चेंज कर रहे हैं और वो कुछ ऐसा बन जाता है जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसीलिए ये कंट्रोल करता है इस सब चीज़ को कि कोई ऐसी चीज़ ना बना सके। लेकिन फिर भी कई लोग चोरी छुपे कंट्रीज़ जो है वो इस पे छेड़खानी जीन्स के अंदर करती रहती हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, कि भाई अगर इसलिए चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो चेंज करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद मेथोडोलॉजीज़ जो हैं, 2 मेजर अप्रोच है। एक है EST मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैगिंग, इसमें सभी जीन्स को जो कि एक्सप्रेस करते हैं एज ए RNA उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता है, ब्लाइंड अप्रोच होता है, मतलब कुछ पता होता नहीं होता, फिर भी हमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि क्या पता कुछ हो जाए। तो होल सेट ऑफ जीनोम का सिंपली सीक्वेंसिंग किया जाता है ब्लाइंडली। और जब भी इस तरह से करते हैं, स्टेप्स ऑफ सीक्वेंसिंग क्या होता है, सबसे पहले DNA को अलग किया जाता है सेल से और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन या फिर फ्रेगमेंट्स में चेंज करना। फिर क्या करते हैं, DNA का क्लोनिंग किया जाता है, मतलब उसके डुप्लीकेट्स बनाए जाते हैं। और जब वो बना लेते हैं स्पेशलाइज्ड वेक्टर से, उसके बाद कॉमनली यूज्ड होस्ट कौन कौन से होते हैं, किस पे एक्सपेरिमेंट चलता है, ये बैक्टीरिया पे और ईस्ट पे काम चलता है। उसके बाद कॉमनली यूज वेक्टर है BAC यानी बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसके बाद इंटरनेशनल राइज जीनोम जो है, इंटरनेशनल राइज जीनोम उसके बाद राइज बेनिफिशियल। तो इंटरनेशनल इसमें जो होता है राइज बेनिफिट मिलता है, इसमें स्मॉलेस्ट जीनोम जो है मेजर सीरियल्स का, वो डेंस जेनेटिक उसका मैप बनाया जाता है। उसके बाद IRGSP यानी फॉर्मली ये 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें ये रिसोर्स मतलब इसमें सीक्वेंसिंग किया जाता है। लगभग इसमें 10 नेशन जो हैं इसके मेंबर्स हैं, जापान, कोरिया, UK, ताइवान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड फ्रांस। एस्टिमेट कॉस्ट इसका कितना है, $200 मिलियन का है। और इंडिया ने ज्वाइन किया था 2000 में, और उन्होंने सीक्वेंस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद टूल्स जो यूज़ होते हैं सीक्वेंसिंग के लिए, एक याद रखना है BAC और PAC। PAC नहीं भी याद रहा तो चलेगा, तुम्हारे बुक में जो है वो दे रखा है BAC के बारे में कि बैक्टीरियल, इंडिया में भी ज़्यादातर यही यूज़ होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स ये यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक शॉटगन होता है, शॉटगन यूज़ किया जाता है, सीक्वेंसिंग इन्वॉल्व होता है। इसमें छोटे छोटे से DNA के टुकड़े, इसको सीक्वेंस किया जाता है और उसको सीधे सीधे यानी लीनियरली अरेंज किया जाता है। उसके बाद ये एनेबल करता है फुल कवरेज, मतलब जीनोम का हर एक पार्ट को स्टडी कर पाएँ। जब BAC सीक्वेंस अप्रोच जब किया जाता है तो सेलिएंट फीचर जो है राइस जीनोम का, राइस में भी हमने बनाए हैं बहुत सारा। तो एक ये मोनोकार्पिक एनुअल प्लांट है जो कि विंड पॉलिनेटेड होता है, इसमें 389 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद
वर्ल्ड का पहला जीनोम क्रॉप प्लांट जो था वो कम्प्लीटली सीक्वेंस किया गया था और इसमें 2859 जीन्स दिखे जो कि यूनिक थे राइस और दूसरे सीरियल्स में। इसका काम क्या होता है? इम्प्रूव करना एफिशिएंसी ऑफ राइस ब्रीडिंग और इम्प्रूव करना न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ राइस, जिसकी वजह से क्रॉप ईल्ड जो है वो इम्प्रूव कर दिया जाता है, सीड क्वालिटी और रेसिस्टेंस टू ये मतलब ऐसे क्वालिटी वाले होते हैं राइस जिसमें पेस्ट अटैक नहीं करते या डिसीज़ कॉज नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक अलग ब्रांच है। तो इस अलग ब्रांच में होता क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये इसका एक पूरा अलग ब्रांच होता है बायोटेक्नोलॉजी का। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो होता है शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते रहते हैं डीएनए में, जो कि स्पेसिफिकली हर इंडिविजुअल में अलग अलग डीएनए होता है, तो उसकी सीक्वेंसिंग भी अलग अलग होगी पर्सन टू पर्सन। तो ये वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स यानी VNTRs कहलाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर इंडिविजुअल में क्या होता है, एक इनहेरिट होता है जो रिपीट होता है उसके पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट्स का ही जीन्स ट्रांसफ़र होगा उसके ऑफस्प्रिंग में, फिर उसी का जीन्स ट्रांसफ़र होगा उसके ऑफस्प्रिंग में। तो एक बार लेके उसकी पूरी सीक्वेंसिंग की जा सकती है, पता लगाया जा सकता है पूरे पूर्वज के बारे में, ख़ानदान के बारे में कि फ्यूचर में कौन कौन से जनरेशन में दादा परदादा उसके दादा पर उसके परदादा ये सब हुए होंगे, उनको उस समय कौन कौन सी जेनेटिक बीमारियाँ हुई होगी। तो वो इसी सीक्वेंस से पता लगाते हैं VNTR मेथड से, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बस स्टेप्स याद रखना है तुम्हें। तो इसमें क्या होता है, एक डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, फिर दूसरा अब उसको बड़ा बड़ा करना है ताकि आराम से दिखे, उसको क्या बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है, यानी उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जाती है। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन ये PCR का मतलब होता है, इस मेथड से बनाई जाती है। उसके बाद फिर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को कट किया जाता है फ्रैगमेंट में से, उसके बाद उस डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट किया जाता है, अलग कर देते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड होता है, उस मेथड से या एगारोस पॉलीमरेज जेल यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए इस डीएनए फ्रैगमेंट को, मतलब एक जेल जैसा चीज़ होता है, उसके ऊपर अपना डीएनए डाला, फिर उसकी कटिंग वटिंग किया, उसके ऊपर करते हैं, क्योंकि ज़मीन पर रख के अगर करेंगे तो ज़मीन पे रख के करेंगे तो फिर इधर उधर उसमें डस्ट पार्टिकल भी आ सकता है, प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, कुछ कंटामिनेशन भी हो सकता है, और जिस रूम में तुम कर रहे होगे वो पूरा रूम एंटीबैक्टीरियल होता है, तो सबसे पहले हाथ वाथ साफ़ करना होता है उस सॉल्यूशन से, एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन से पूरे रूम को पहले जो है डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन शुरू होती है। उसके बाद एक चीज़ होता है साउदर्न ब्लोटिंग, इसमें क्या होता है डीएनए सीक्वेंस जो होता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक नायलॉन के मेम्ब्रेन पे, उस नायलॉन के मेम्ब्रेन को बोला जाता है नाइट्रोसेलुलोज का बना होता है वो, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, नायलॉन मेम्ब्रेन को रेडियो एक्टिव प्रोब से गुजरना पड़ता है ताकि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया है तो वो मर जाए। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं, डार्क बैंड डेवलप होता है प्रोब साइड पे, तो उसको जब देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो उसमें डार्क सा बैंड नज़र आता है, वही जो फ़ोटो हम बना के दे देते हैं बुक में डीएनए का, तो एक तरफ लाइट सा भी दिखेगा और डार्क वाला बैंड भी दिखेगा। उसके बाद कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसमें सबसे पहले क्रिमिनल्स जो हैं अगर उनका डीएनए ब्लड से लिया गया है या हेयर फॉलिकल या स्किन या बोन या सलाइवा या स्पर्म, तो उसको चेक किया जाता है। उसके बाद फिर उसकी पैटर्निटी चेक की जाती है कि हाँ उसी के पिता हैं या नहीं, या फिर वेरीफाई करना है होपफुल इमिग्रेंट रियली क्लोज रिलेटिव है, ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश रेसिडेंट है, मतलब जो बता रहा है कि ये मेरे रिश्तेदार है, तो वाकई उसका रिश्तेदार है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद रेशियल ग्रुप के लिए भी यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि रीराइट की दोबारा लिखा जा सके बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। तो ये सारे इसके यूसेज हैं जो पता होना चाहिए, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इतना ही कुछ आता है एग्ज़ाम में भी, यही तुम्हें याद करना है बस, ठीक है।